हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारत की राष्ट्रीय आय चैप्टर 2 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के उन्हें देख लीजिए और बाद में यहाँ पर आकर के आप आंसर सेट लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? आपके पास ऑप्शन है चालू मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन बी है स्थिर मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों के आधार पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के आधार पर, यानी चालू मूल्यों के आधार पर भी और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो इनमें से कौन सा आधार वर्ष के आधार पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 एंड 5 के आधार वर्ष पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। आपके पास ऑप्शन है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दर, या ऑप्शन सी अर्ध बेरोजगारी, या ऑप्शन डी मुद्रास्फीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सी समस्या सामने नहीं आती है। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शंस हैं पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, ऑप्शन बी जन सहयोग की प्रचुरता, ऑप्शन सी अमौद्रिक क्षेत्र की विसमानता, या ऑप्शन डी निर्यात उत्पादन में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है एंड आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा और पता होना भी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन जो था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? धन का पलायन सिद्धांत, जिसे हम ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी है एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या ऑप्शन डी ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्जिक्वेंसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो बुक थी ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अपने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन जो है इन्होंने इसी पुस्तक में किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इस क्वेश्चन को भी हमने पहले डिस्कस किया है एंड आई होप कि आपको पता होना चाहिए इसका, और ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, या ऑप्शन डी सभी का बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? अब यहाँ पर पूछा है सबसे कम, ऊपर वाले में हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है?
ऑप्शंस हैं आपके पास नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि जिसे CSO भी कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो राष्ट्रीय आय की गणना यही करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ऑप्शन है GDP, NDP, NNP या प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है सभी प्रकार की बचत का योग, ऑप्शन बी सभी प्रकार के निर्गतों का योग, ऑप्शन सी सभी व्ययों का योग या ऑप्शन डी सभी प्रकार की आय का योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार की बचत का योग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सभी प्रकार की बचत का योग। राष्ट्रीय आय का परिकलन जो है सभी प्रकार की बचत का आयोग, इसको छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, इनमें से बताना है आपको कि राष्ट्रीय आय का जो इसमें राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है। मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ऑप्शन सी लॉटरी जीतना या ऑप्शन डी किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉटरी जीतना। लॉटरी जीतना जो है इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन में हमेशा पूछा भी जाता है ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए जो हमारी नेशनल इनकम होती है उससे किस हिस्से भाग दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देश की कुल जनसंख्या से यानी कि पॉपुलेशन से जो है पर कैपिटा इनकम जो है अगर उसे निकालना हो तो नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से भाग देते हैं, यानी कि ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दी गई हैं, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन बी कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन सी है उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, या ऑप्शन डी संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। और इस क्वेश्चन को तो हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया कि अब भी अगर आप इसका आंसर न दे पा रहे हो सही तो फिर क्या कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, यानी कि अपनी आय की अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की। कैसे? ऑप्शन बी चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी अपनी आय के बराबर हिस्से की। अपनी आय के बराबर हिस्से की कैसे हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, ऑप्शन डी अपनी पूरी आय की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं गरीब अमीरों की तुलना में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही कथन है या क्रम है। तो आपके पास ऑप्शन दी गई हैं। तो ऑप्शन ए है सेवा उद्योग या कृषि, ऑप्शन बी सेवा कृषि उद्योग, ऑप्शन सी है उद्योग सेवा कृषि, ऑप्शन डी है उद्योग कृषि सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योग कृषि सेवा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा उद्योग कृषि। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो होता है सेवा क्षेत्र का, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर उद्योग क्षेत्र का और थर्ड नंबर पर आता है कृषि क्षेत्र का। सेवा, उद्योग एंड कृषि।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2011 और 12 जो है भारत में स्थिर मूल्यों पर पूछा गया है। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है 2011 और 12, ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। तो आपके पास ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी सभी तीनों का बराबर योगदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों का बराबर योगदान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। और कथन 2 है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। तो बात करें अगर इसकी, तो यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है सकल घरेलू उत्पाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, सकल राष्ट्र उत्पाद या निवल राष्ट्र उत्पाद, ऑप्शन बी निवल राष्ट्र उत्पाद या सकल राष्ट्र उत्पादन, ऑप्शन सी सकल राष्ट्र उत्पाद या वैयक्तिक आय, ऑप्शन डी वैयक्तिक आय या वैयक्तिक कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकल राष्ट्र उत्पाद और निवल राष्ट्र उत्पाद। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होते हैं इस वीडियो की। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन साथ में ज़रूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।